नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। विश्व इतिहास के अंतर्गत अभी तक हम इटली के एकीकरण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। नेपोलियन के उदय से पूर्व जर्मनी लगभग 300 राज्यों में विभाजित था और ये सभी राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत माने जाते थे। 1806 में नेपोलियन ने इस पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया और जर्मनी के 300 से अधिक स्वतंत्र राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों का एक संघ बनाकर जर्मनी की राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी में एकता की भावना उत्पन्न हुई। वियना कांग्रेस ने 39 राज्यों का एक विशाल परिसंघ बनाया। ऑस्ट्रिया का सम्राट इस परिसंघ का अध्यक्ष बना। इस परिसंघ की एक राष्ट्रसभा या डाइट बनाई गई, जिसमें जर्मन रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। यद्यपि इस राष्ट्रसभा को बहुत से अधिकार दिए गए, परंतु इस पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभाव रहा। 1815 से 1862 तक जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती गई। अतः इस अवधि में जर्मनी का एकीकरण अत्यंत ही धीमी गति से आगे बढ़ा। 1862 में बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना, जिसके कुशल नेतृत्व में जर्मनी एकीकरण के मार्ग की ओर तीव्र गति से बढ़ा और उसी के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं जर्मनी में राष्ट्रीय एकता के विकास के कारणों की। सबसे पहला कारण था बौद्धिक जागृति। जर्मनी में बौद्धिक जागरूकता के केंद्र जर्मनी के विश्वविद्यालय बने। सबसे पहले जेना विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपना एक संगठन बर्शेनशैफ्ट बनाया। धीरे धीरे इसकी शाखाएं जर्मनी के बर्लिन, बोन, लिप्जिंग सहित 16 विश्वविद्यालयों में फैल गई। इसी के साथ जर्मनी के कवियों, दार्शनिकों तथा इतिहासकारों ने जर्मनी के प्राचीन गौरव पर प्रकाश डालकर राष्ट्रीय एकता की भावना को बल दिया। फिक्टे ने अपने एड्रेसेस टू द जर्मन पीपल के द्वारा जर्मन लोगों को उत्साहित किया। हीगल ने शक्ति पर आधारित राज्य पर अपने विचार प्रकट किए और उन्होंने जर्मन नवयुवकों का हौसला बुलंद किया। इस प्रकार वैचारिक क्रांति ने जर्मन युवाओं में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता प्राप्ति का जोश भरने का कार्य किया। जर्मनी में फैल रही इस वैचारिक क्रांति और राष्ट्रीय भावना से प्रतिक्रियावादी मैटरनिख घबरा गया। 1818 के एक्स-ला शोपेल कांग्रेस में उसने क्रांतिकारी विचारों के दमन की आवश्यकता पर बल दिया। प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम के साथ मैटरनिख ने 1819 ईस्वी में कार्लसबाद में एक सभा बुलाई तथा इस सभा के कुछ नियम पारित किए, जिन्हें कार्लसबाद आदेश कहा जाता है, जिसकी कुछ धाराएं इस प्रकार थी। नंबर 1, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। विश्वविद्यालयों में बर्शेनशैफ्ट जैसे संगठनों को गैरकानूनी घोषित किया जाएगा और जो छात्र या अध्यापक इसका सदस्य होगा उसे विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाएगा। साथ ही एक ऐसे आयोग की स्थापना की गई जो किसी भी व्यक्ति पर संदेह होने पर उसे गिरफ्तार कर सकता था। इन आदेशों का परिणाम यह हुआ कि 1819 से 1830 तक जर्मनी में कोई आंदोलन नहीं हुआ तथा जर्मनी के किसी भी राज्य में इन आदेशों के विरोध करने की शक्ति नहीं थी। जर्मनी में राष्ट्रीय एकता के विकास के कारणों में अगला कारण था आर्थिक एकीकरण। छोटे छोटे राज्यों में विभाजन के कारण व्यापारियों को औद्योगिक उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जगह जगह चुंगी देनी पड़ती थी। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता था। 1819 में प्रशा ने श्वार्ज़बर्ग के एक छोटे से राज्य से चुंगी संबंधी संधि की। प्रारंभ में तो अन्य जर्मन राज्यों ने इस आर्थिक सहयोग में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस आर्थिक सहयोग का महत्व समझा और अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर 1834 ईस्वी में 18 राज्यों ने आपस में मिलकर प्रशा के नेतृत्व में एक आर्थिक संघ जोलवरीन की स्थापना की। संघ के राज्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संघ के सदस्य माल का स्वतंत्र व्यापार करेंगे तथा एक दूसरे के माल पर चुंगी नहीं लेंगे।
1850 ईस्वी तक जर्मनी के सभी राज्य इस संघ के सदस्य बन गए। प्रारंभ में तो मेटरनिख इस आर्थिक सहयोग के परिणामों से अनभिज्ञ रहा, परंतु जब उसे इसके परिणामों की जानकारी हुई और उसने इस संघ का प्रतिरोध किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसे सफलता नहीं मिली। जर्मनी में राष्ट्रीय एकता के विकास के का अगला कारण था 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों पर पड़ा। ये राज्य ऑस्ट्रिया के नेतृत्व को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन प्रतिक्रियावादी मेटरनिख ने इन विद्रोहों को कुचल दिया तथा 1832 में कार्लसवात के आदेशों की पुनरावृत्ति की गई। इस काल में हेनरिच हॉफमैन की कविता द सॉन्ग ऑफ जर्मनी ने जनता में राष्ट्रवादी जोश उत्पन्न किया। जर्मनी में जागृति का एक अन्य कारण था 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस की 1848 की क्रांति के फलस्वरूप मेटरनिख का पतन हो गया, जो जर्मन राष्ट्रवादियों के लिए एक उत्साहवर्धक घटना थी। जर्मन राज्यों में विद्रोह होने लगे और प्रत्येक स्थान पर क्रांतिकारियों को सफलता मिली। अंत में प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को आश्वासन देना पड़ा कि वह क्रांतिकारियों का नेतृत्व करेगा तथा उनकी सभी मांगों को स्वीकार करेगा। 1848 के प्रारंभ में जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने जर्मनी का एक संघ बनाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय संसद आमंत्रित की, जिसका अधिवेशन फ्रैंकफर्ट में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि नवीन संघ से विदेशी राज्य ऑस्ट्रिया को निकाल दिया जाएगा तथा उसके स्थान पर प्रशा नवीन संघ का नेतृत्व करेगा। ऑस्ट्रियन सम्राट द्वारा इस संसद के निर्णय को चुनौती देने एवं विरोध के फलस्वरूप विलियम फ्रेडरिक चतुर्थ ने अप्रैल 1849 में नवीन जर्मनी संघ का राजमुकुट अस्वीकार कर दिया। इसके बाद संसद इस दिशा में कोई कार्य नहीं कर सकी। जर्मनी में जागृति का अन्य कारण था उसका औद्योगिक विकास। जब 1834 में जोल्वरिन की स्थापना हुई तो इससे जर्मनी के औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी प्रकार प्रशा के रूर क्षेत्र में कोयले एवं लोहे की खानें मिलने से इनके उत्पादन में वृद्धि हुई। रेल मार्गों का विस्तार हुआ एवं सभी प्रमुख औद्योगिक नगर रेलों से जोड़ दिए गए। यंत्रीकरण के फलस्वरूप सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। इस प्रकार जर्मनी ने यूरोप के मानचित्र पर अपने आप को एक औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित किया। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप जर्मनी में एक नए वर्ग पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होने के बाद इस वर्ग ने राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया। यह वर्ग अपने आर्थिक हितों के कारण संयुक्त जर्मनी का समर्थक था। पूंजीपति वर्ग के समर्थन से एकीकरण के प्रयासों को और अधिक बल मिला। अब हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्वों की। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधक तत्वों में सबसे पहला जो तत्व था वो था ऑस्ट्रिया का प्रतिक्रियावादी शासन। वियना कांग्रेस के द्वारा संपूर्ण जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया था तथा ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। उसने जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलनों का कठोरता से दमन किया तथा कार्लसवात आदेशों के माध्यम से राष्ट्रवादी संस्थाओं एवं संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रशा के सम्राट द्वारा जर्मनी के एकीकरण के जो प्रयास किए गए उनका ऑस्ट्रियन सम्राट द्वारा घोर विरोध किया गया। एकीकरण का दूसरा बाधक तत्व था बौद्धिक जागृति का अभाव। जर्मनी में रहने वाले लोग नवीन बौद्धिक विचारों से अनभिज्ञ थे। वहाँ रूढ़िगत विचारधाराएं प्रचलित थी। यहाँ के शासकों के विचार संकीर्ण थे तथा एकीकृत जर्मनी की परिकल्पना इनकी समझ से बाहर का विचार था। इसके अलावा जर्मनी राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा थी और उनमें राष्ट्रीय एकता का अभाव था। यहाँ के शासक अपनी स्वतंत्रता और अपने हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे से निरंतर संघर्षरत थे। इसके अलावा एकीकरण में अगला बाधक तत्व था विदेशी शक्तियाँ। यूरोपीय राष्ट्रों में इंग्लैंड की रुचि हैनोवर में थी। जर्मनी की स्लेश्विक और होल्स्टीन डचियों पर डेनमार्क का अधिकार था।
फ्रांस भी नहीं चाहता था कि उसकी सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण हो और ऑस्ट्रिया यथास्थिति बनाए रखना चाहता था। अतः विदेशी राज्यों के स्वार्थ जर्मनी के एकीकरण में बाधा उपस्थित कर रहे थे। जर्मनी के एकीकरण में उसके शासक विलियम प्रथम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का मानसिक संतुलन खराब हो गया था और केसर विलियम प्रथम उसका संरक्षक बना। 1861 में फ्रेडरिक की मृत्यु के बाद वह प्रशा का सम्राट बना। विलियम प्रथम सैनिक गुणों से युक्त हुए व्यवहार कुशल व्यक्ति था। उसका दृढ़ विश्वास था कि प्रशा का भविष्य उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर करता है। वह कहा करता था कि जो भी जर्मनी पर राज करने की इच्छा रखता हो उसे जर्मनी को जीतना होगा और यह कार्य केवल वार्ता से संपन्न नहीं हो सकता। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में वह ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानता था। वह जानता था कि जब तक ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता और ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर निकालने का एकमात्र उपाय था ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए प्रशा के पास प्रबल सैन्य शक्ति का होना आवश्यक था। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने सेना के पुनर्गठन का विचार किया। अब तक प्रशा का सैन्य संगठन 1814 ईस्वी के कानून के अनुसार था, लेकिन अब जनसंख्या 50% बढ़ गई थी और सैनिकों की संख्या पहले जैसी ही थी। अतः उसने सेना को दुगनी करने का विचार किया। इसके लिए उसने वॉन रून को युद्ध मंत्री तथा मोल्टके को प्रधान सेनापति नियुक्त किया तथा 49 नई रेजिमेंटों के संगठन और 20 वर्ष के प्रत्येक युवक के लिए 3 वर्ष की अनिवार्य सैनिक सेवा की योजना बनाई। अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी और यह धन केवल संसद की स्वीकृति से ही प्राप्त किया जा सकता था। प्रारंभ में प्रतिनिधि सभा इस प्रस्ताव के विरुद्ध थी। 1861 में अस्थायी तौर पर धन की स्वीकृति दे दी गई, परंतु 1862 ईस्वी में धन देने से साफ इनकार कर दिया गया। ऐसी स्थिति में राजा व संसद में संघर्ष प्रारंभ हो गया। 1862 ईस्वी में सम्राट ने संसद को भंग कर नए चुनाव करवाए, किंतु नए चुनाव में पुनः उदारवादियों को बहुमत प्राप्त हुआ और अतिरिक्त सैनिक व्यय की अनुमति नहीं मिल सकी। अब विलियम को यह भय लगने लगा कि कहीं संसद सेना का खर्च बंद न कर दे। ऐसे समय में वॉन रून ने विलियम को सलाह दी कि वह बिस्मार्क, जो इस समय फ्रांस में प्रशा का राजदूत था तथा अपनी स्वामी भक्ति, सैनिकवाद और एकतंत्रवाद के लिए प्रसिद्ध हो चुका था, को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करे। सम्राट ने सितंबर 1862 को बिस्मार्क को प्रशा का प्रधानमंत्री बना दिया। बिस्मार्क ने पद ग्रहण करते ही घोषणा की, भाषणों तथा बहुमत के प्रस्तावों से आज की महान समस्याएं हल नहीं होगी, अपितु उनका समाधान रक्त एवं लोह की नीति से होगा। प्रशा का चांसलर नियुक्त होने के बाद बिस्मार्क ने रक्त व लोहे की नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क प्रशा के नेतृत्व में सैन्य शक्ति के आधार पर जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। पूर्व में बजट संबंधी विषय को लेकर संसद व सम्राट के बीच तनाव हुआ था। अब पुनः इसी विषय पर बिस्मार्क व संसद में तनाव हुआ। बिस्मार्क ने राष्ट्रहित में निम्न सदन की अवहेलना कर उच्च सदन से बजट पास करवाने का असंवैधानिक निर्णय लिया। 1862 से 1866 तक वह उच्च सदन से बजट पास करवाता रहा। इस कार्य में उसे विलियम का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहा। यद्यपि इस प्रक्रिया में बिस्मार्क को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन बिस्मार्क ने दृढ़ निश्चय के बल पर प्रशा की सेना का पुनर्गठन कर इसे यूरोप की सर्वश्रेष्ठ सेना बना दिया। इस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी बिस्मार्क के अनुकूल थीं, अतः उसने ऑस्ट्रिया को निर्बल बनाने का अगला कदम उठाया। साथ ही उसने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत रूस, फ्रांस व इटली से मित्रता भी कर ली। इस प्रकार बिस्मार्क अपनी कूटनीति से अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर जर्मनी के एकीकरण की ओर आगे बढ़ा। जर्मनी का एकीकरण उसने लगभग 3 चरणों में पूरा किया।
विद्यार्थियों, जर्मनी के एकीकरण के 3 चरणों के अंतर्गत उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से युद्ध किया और इसके साथ ही जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरणों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।